हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्लासेस को करते हैं। और ये जो टॉपिक है ये हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसका लास्ट टॉपिक है। यानी कि हम पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो सिलेबस है वो कंप्लीट ऑलमोस्ट कर चुके हैं, बस ये टॉपिक रह गया है। मतलब ये इस क्लास के साथ आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, आपकी एक क्लास और होगी, क्लास नंबर 21। एंड इसी क्लास के साथ जो टॉपिक है गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप और जो सिलेबस है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस उसको समझने की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। तो टॉपिक है गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप और प्लेलिस्ट इसकी बन चुकी है। अगर आप पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी क्लासेस होंगी, जैसे मैराथन क्लासेस वगैरह होंगी। और जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं, आपने भरत स्किल पर देखा होगा, वो हिंदी में नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में केवल है, हिंदी में नहीं है। तो अगर आप हिंदी में लेना चाहते हो, जिस तरीके से क्लासेस में आपने देखी हैं, क्वेश्चंस को पढ़ा है, उसी तरीके से वही क्वेश्चन आपको उसी तरीके से पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जो भी मेंबरशिप लिए हैं उनको वो पीडीएफ मिल गई होगी, नहीं मिली है तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, उनको मैं वो सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड करा दूंगी। कोपा थ्योरी की भी ऑलमोस्ट मैंने प्रोवाइड करा दी हैं। 250 क्वेश्चंस के जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के तो सारे क्वेश्चन ही कवर करा दिए हैं। डाइवर्सिटी एंड इल्यूजन वो जो टॉपिक है वो उसमें ऐड नहीं है, वो क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं है, तो उनको आप केवल क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। टॉपिक है गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बैड प्रैक्टिस इन वर्क प्लेस। कार्यस्थल में बुरा व्यवहार क्या है। जो कार्यस्थल है उसमें बुरा व्यवहार क्या होता है। खुला और ईमानदार संचार, यानी कि हम अपने जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ अच्छी तरीके से, होता है ना कि कोई बात छुपी नहीं होती है, अच्छी तरीके से खुल के बात करते हैं। खुले और ईमानदार विचार, संचार, कम्युनिकेशन। कंपनी में आगे बढ़ने का मौका, ये भी होगा। कार्य जीवन संतुलन, या फिर सहकर्मियों के बीच कोई भी विश्वास नहीं। तो कौन सा बुरा व्यवहार होगा, तो बुरा व्यवहार तो देखिए सहकर्मियों के बीच कोई भी विश्वास नहीं। भाई सहकर्मियों में विश्वास ही नहीं होगा तो आपका काम कैसे बढ़ेगा, काम नहीं बढ़ेगा तो फिर कंपनी में ग्रो करने का मौका कैसे मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी में चली जाती हैं। नो ट्रस्ट बिटवीन कोवर्कर्स, क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, गुड प्रोफेशनल्स रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स कैन गिव द फीलिंग ऑफ। सहकर्मियों के साथ अच्छे पेशेवर संबंध डैश की भावना दे सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, सहकर्मियों के साथ अच्छे पेशेवर संबंध किसकी भावना दे सकते हैं। नौकरी से संतुष्ट, डर, उलझन या फिर नकारात्मक ऊर्जा। अब यहाँ पर सहकर्मियों के साथ अच्छे पेशेवर संबंध की बात आ रही है तो ये पॉजिटिव में जाएगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव की फीलिंग दे रहा है तो ऑप्शन भी पॉजिटिव में ही जाएगा। नेगेटिव में जाएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नेगेटिविटी दे रहा है, यानी कि बुरे व्यवहार की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिविटी में ये आंसर आया। सहकर्मियों के बीच कोई भी विश्वास नहीं होना ही बुरा व्यवहार कहलाता है। वैसे ही यहाँ पर पॉजिटिविटी वाला क्वेश्चन है, सहकर्मियों के साथ अच्छे पेशेवर संबंध, जॉब सेटिस्फैक्शन, क्या होगा, नौकरी से संतुष्टि की भावना दे सकते हैं। जैसे हम किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारे साथ काम करने वाले जो सहकर्मी उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। अब अच्छे संबंध है सहकर्मियों के साथ तो हमें ना नौकरी बड़ा अच्छा लगता है। तो यही क्वेश्चन है कि अच्छे पेशेवर संबंध नौकरी से संतुष्टि की भावना दे सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अ गुड वे टू सेव द रिसोर्सेज इन आवर प्लैनेट इज। हमारे ग्रह में संसाधनों को बचाने का एक अच्छा तरीका डैश है। हमारे ग्रह में संसाधनों को बचाने का अच्छा तरीका, यानी कि हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हम सेविंग कर सकते हैं। ज़रूरी है कि कहीं भी मौका मिले और हमारे हाथ में हो सेविंग करने का तो उसको हमें सेव करना चाहिए। जैसे बिजली हमारे हाथ में है कि हम कम से कम उपयोग करें। जैसे पंखा होता है ना कि थोड़ी देर के लिए कहीं पर जाते हैं तो सोचते हैं कि अभी तो आ जाएंगे 5 मिनट में, ठीक है, तो पंखा खुला छोड़ देते हैं, तो बंद करके जब भी 1 मिनट के लिए भी जाओ पंखा बंद करके जाओ। तो इससे हम बिजली भी बचा सकते हैं। कम प्रदूषण पैदा करें। अब तो वो धुएं वाली जो बाइक हैं और जो जिनकी सर्विसिंग नहीं होती है टाइम पे, अब तो शायद वो बैन हो गई हैं कि जो धुआं गाड़ियाँ ज़्यादा देंगी उनको बैन कर दिया जाएगा। तो अब तो वो बैन है, लेकिन इस तरीके से भी प्रदूषण कम किया जा सकता है।
राइट। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है, वो गाड़ियों से ही होता है। लेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का कम उपयोग करें। अब रिसाइक्लेबल प्लास्टिक आ गई है, यानी कि हम उन प्लास्टिक्स को, अब देखिए प्लास्टिक का यूज़ बंद नहीं हो सकता, भले अभी बोला गया था कि पॉलीथीन जो है वो बैन की जाएंगी, राइट। कपड़े का जो है थैला है वो चलेगा, कागज़ का थैला चलेगा, लेकिन नहीं हो रहा है बंद। तो प्लास्टिक को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन रिसाइक्लेबल तरीके से रिसाइकिल जो हो सकती हैं प्लास्टिक, उनका यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आंसर इसका होगा ऑल ऑफ द एबव। 4 नंबर क्वेश्चन है, गणेश ग्रीट्स हिज कोवर्कर्स एवरी डे, ही इज ट्राइंग टू मेंटेन डैश एट वर्क। गणेश हर दिन अपने सहकर्मियों का अभिवादन करते हैं, वे काम पर डैश बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ग्रीटिंग, अब देखिए अभिवादन का मतलब क्या होता है कि हेलो, कैसे हो आप सब, क्या चल रहा है, इस तरीके से। मतलब जैसे मैं क्लासेस लेती हूँ तो बोलती हूँ हेलो एवरीवन, तो मैं आप लोगों का अभिवादन करती हूँ। अब मैं आप लोगों का अभिवादन करती हूँ तो मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं क्लासेस ऐसे भी स्टार्ट कर सकती हूँ कि आज हम करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की पहली क्लास या दूसरी क्लास या फिर लास्ट क्लास, इस तरीके से भी मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। लेकिन मुझे आप लोगों का अभिवादन करना होता है। आप लोग मेरी क्लास में आए हो तो मुझे आपका शुक्रिया करना होता है। हेलो एवरीवन करके मैं आप लोगों का अभिवादन करती हूँ कि आप लोग मेरी क्लास में आए, मेरे चैनल पर आपने विजिट किया, राइट, मेरे से पढ़ रहे हो, तो मैं आपका अभिवादन करती हूँ। वैसे ही गणेश है वो अपने सहकर्मियों का अभिवादन करते हैं हर रोज़। जैसे मैं हर क्लास में करती हूँ, वैसे ही गणेश जो हैं वो हर रोज़ अपने कोवर्कर्स का अभिवादन करते हैं। तो वो क्या बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं, अनामिका या फिर गणेश क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, गुड रिलेशनशिप। गणेश अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सहकर्मी यानी कि आपस में मिलजुल के रहेंगे तो अच्छा होता है ना, कि जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब में संतुष्टि मिलती है कि हाँ हम अच्छी जॉब कर रहे हैं, वहाँ के लोग अच्छे हैं, राइट। वैसे ही मेरी बात की जाए तो मैं भी आप लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मेरा उनसे अच्छा संबंध बना रहे। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 5th नंबर क्वेश्चन है, किम हैज़ अ हैबिट ऑफ स्विचिंग ऑफ हर डेस्कटॉप एंड पीसी व्हेन नॉट इन यूज, दिस हेल्प्स टू डैश एनर्जी एट द वर्क प्लेस। किम को अपना डेस्कटॉप बंद करने की आदत है, पीसी जब उपयोग में ना हो, इससे कार्यस्थल पर डैश ऊर्जा प्राप्त करने में मदद मिलती है। अब ये देखिए बहुत ही, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसको थोड़ा सा इसकी जो लेंथ है क्वेश्चन की वो बढ़ा दी है, और क्वेश्चन के जो शब्द हैं वो थोड़े से अटपटे कर दिया। वो कैसे, देखिए किम को अपना डेस्कटॉप बंद करने की आदत है। किम है किसी कंपनी में काम कर रहा है या फिर किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो उसको एक पीसी दिया गया है। जैसे कंप्यूटर, जो कोपा वाले ट्रेड है उनको गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही कम मौके मिलेंगे, प्राइवेट में वो इजीली कहीं पर भी अपना सर्टिफिकेट दिखा के, राइट, और कंप्यूटर को आप सीख लें और प्राइवेट जॉब, ऑफिस जॉब आप कहीं भी ले सकते हैं। ये एक फ़ायदा है बस, और ज़्यादा नहीं, गवर्नमेंट में तो बिल्कुल नहीं। तो किम जो है वो पीसी का उपयोग बंद कर देते हैं जब उनको पीसी का काम नहीं होता है, तो वो डेस्कटॉप को बंद कर देते हैं। तो इससे कार्यस्थल पर ऊर्जा प्राप्त करने में मदद मिलती है। अब देखिए ये अच्छी चीज़ है कि जो किम हैं वो जब कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता है तो वो बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, स्लीप पर नहीं, स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कंजर्व कर रहे हैं, यानी कि सेव कर रहे हैं, बिजली को सेव कर रहे हैं। या और एक ये भी हो सकता है कि पीसी को थोड़ा सा रेस्ट दे रहे होता है ना, कि हीट देने लगता है, मेरा लैपटॉप इस वक्त हीट दे रहा है, जल्दी इसको सुधराएंगे तब मैराथन क्लासेस आपकी लेंगे, ठीक है। तो कंजर्व कर रहे हैं, जो किम हैं वो ये सारे काम करके कंजर्व कर रहे हैं, यानी कि संरक्षण कर रहे हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू लुक नीट एंड प्रेजेंटेबल। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, साफ सुथरा और प्रस्तुत करने योग्य दिखने के लिए कदम उठाने की प्रक्रिया है। जैसे हम कहीं जाते हैं, घर पे तो किसी भी तरीके से रह सकते हैं, लेकिन जब लगता है कि हाँ कोई रिश्तेदार आ रहे हैं या फिर कोई भी आ रहे, या फिर हमें कहीं जाना है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप की ग्रूमिंग करने लगते हैं, यानी कि बाल सही करने लगते हैं। बाल बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको कटिंग कराने लगते हैं, दाढ़ी बड़ी हो जाती है तो उनकी कटिंग कराने लगते हैं, राइट। कपड़ों को प्रेस वगैरह करने लगते हैं कि भैया कहीं बाहर जाना है या फिर कोई हमारे घर पे आ रहा है तो अच्छा दिखना है। तो अपने आप को प्रेजेंट करने योग्य दिखाने के लिए जो कदम उठाया जाता है, यानी कि हम जो अपनी ग्रूमिंग करते हैं, अपने आप को संवारते हैं, यानी संवारने मतलब वैसा नहीं कि एकदम मेकअप सेकअप करके एकदम ज्वेलरी व्वेलरी पहन के, वो नहीं, अपने आप को मतलब एकदम प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा नहीं कि नुमाइश बन जाओ, नुमाइश नहीं बनना है, बिल्कुल सिंपल
ग्रूमिंग का अर्थ आप समझ गए होंगे, वही है बाल वगैरह ठीक करना, कपड़े वगैरह अच्छे से पहनना, नेल काटना, उनको साफ करना, ये सारी चीज़ें ग्रूमिंग के अंतर्गत आती हैं। तो आंसर क्या होगा? ग्रूमिंग। 7 नंबर क्वेश्चन है, पर्सनल हाइजीन मीन्स कीपिंग बॉडी पार्ट्स क्लीन एंड डेस। व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है शरीर के अंगों को साफ रखना और डेस। अब देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ होता है शरीर के अंगों को साफ रखना और क्या? हेल्दी रहना। भैया जब हमारा शरीर साफ रहेगा, बाल साफ रहेंगे, नेल साफ रहेंगे, अब नेल में गंदी होगी फिर हम वही खाएंगे, ठीक है, खाना उन्हीं हाथों से खाएंगे तो हो जाएंगे बीमार। तो अगर हम नीट एंड क्लीन हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता है हमारे अंदर, तो एक तो हम साफ भी दिखेंगे, राइट, अच्छे भी दिखेंगे और हम सेहतमंद भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, बीमारी भी नहीं आएगी हमारे पास, राइट। तो आंसर क्या होगा? हेल्दी। 8 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल विजिट और एन इंटरव्यू वी हैव टू ड्रेस। किसी औद्योगिक दौरे या साक्षात्कार के दौरान हमें डैश पोशाक पहननी चाहिए। हम किसी औद्योगिक दौरे में गए, ठीक है, या फिर इंटरव्यू में गए। अब इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर औद्योगिक दौरे में जा रहे हैं, या फिर मतलब होता है ना कि किसी कंपनी से दूसरी कंपनी में जाओ बस ऐसे ही देखने की क्या काम चल रहा है, कैसे काम लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से जाने में, जो जगह है, इस तरीके की जगह जाने में हमें किस तरीके की पोशाक पहननी चाहिए? फॉर्मली, डर्टी, अगली या फिर ब्राइटली। अब देखिए, शादी ब्याह में तो जा नहीं रहे हैं कि एकदम चमकती धमकती ब्राइटली कपड़े पहने, तो ये नहीं होगा। कुरूप, अगली नहीं होगा, डर्टी नहीं होगा। तो फॉर्मली जो ड्रेसेस होती हैं, जैसे आपने यूपीएससी के जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं उनमें आपने देखा होगा कि अगर जरा सा भी कलर भी एकदम ब्राइट हो जाए तो वो तुरंत टोकते हैं कि ये कलर आप पहनेंगे, चॉइस आपकी ये है, ऐसे नहीं पहनना है। मतलब सिंपल होनी चाहिए बट एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और सिंपल चाहे जितना हो वो चलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? फॉर्मली, ऑप्शन ए फॉर्मली। 9 नंबर क्वेश्चन, इफ़ वी डू नॉट हैव गुड पर्सनल हाइजीन यानी कि क्लीननेस व्हाट हैपन। यदि हम अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रखते हैं तो क्या होगा? हमने अभी 7 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में पढ़ा था या फिर 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर हम अपनी खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, ग्रूमिंग नहीं करेंगे, टाइम टाइम पर नेल्स नहीं काटेंगे, बाल नहीं धुलेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, राइट, और हाथों को नहीं धुलेंगे, तो इनसे क्या होगा? हम आसानी से बीमार हो जाएंगे। अगर ये सब नहीं करते हैं तो हम आसानी से बीमार हो जाएंगे, और बारिश के टाइम में तो बहुत ईजी आप बीमार हो जाओगे। तो आंसर क्या होगा? वी कैन गेट सिक ईजिली। यदि हम अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रखते हैं तो हम आसानी से बीमार हो जाएंगे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, सीरियस इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, ही हैज़ पिक्ड अ शर्ट फ्रॉम द कपबोर्ड, ही मस्ट डैश बिफोर वियरिंग इट। सीरियस एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उसने अलमारी से एक शर्ट चुनी, इसे पहनने से पहले उसे डैश करना होगा। इसे पहनने से पहले यानी कि शर्ट को पहनने से पहले उसे शर्ट के साथ क्या करना होगा? फुलाना होगा उसे, या फिर कलर करना होगा कि नहीं नहीं ये कलर मुझे पसंद नहीं है, दूसरा कलर कर लेते हैं। पिक करना होगा। अब भैया पिक करने का कोई यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है भैया, उसने अलमारी खोली और एक शर्ट जो है वो चुन ली है, तो पिक नहीं होगा यहाँ पर। आयरन करना, अब जाहिर सी बात है कि आयरन इसमें राइट आंसर होगा कि शर्ट उसने चुनी है और अब उसको प्रेस करनी होगी। अब कुछ जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे वो यही कहेंगे कि मैडम जी अलमारी में अगर मैंने पहले से ही शर्ट प्रेस करके रखी हो तो क्या करना होगा? अगर मेरी शर्ट अलमारी में पहले से ही प्रेस करी हुई रखी होगी तो तब भी प्रेस करनी होगी। हाँ भैया कर रही होगी। देखो क्यों, अलमारी में देखिए हम लोग बहुत सारे कपड़े रख लेते हैं प्रेस करके, ठीक है। अब हम जैसे होता है ना कि हम अलमारी खोली हमने और कोई भी शर्ट चूज़ की, तो एक शर्ट को निकालने में वो सारे कपड़े जो होते हैं वो हो जाते हैं अलग थलग। उनकी जो भी इस्त्री करके रखी होती है या फिर तह बना कर रखी होती है वो सारी बिगड़ जाती है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए और ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और ऑप्शन क्या लिखे हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। जो सीरियस हैं वो एक इंटरव्यू में जा रहे हैं। अब देखो इंटरव्यू की जैसी बात आती है तो इंटरव्यू में तो फिर भैया शर्ट
एक बार क्या 10 बार प्रेस की जाएगी कि भैया कपड़ों के लेके हमें कोई रिजेक्शन नहीं मिलना चाहिए। हमारे सवाल जवाब पे हमें रिजेक्शन मिल सकता है, आंसर अगर ना दे पाए तो वो ठीक है, लेकिन कपड़ों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो जो श्रेयस है वो एक बार क्या 10 बार प्रेस करेंगे नौकरी पाने के लिए। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इस्त्री करनी होगी पहनने से पहले। 11 नंबर क्वेश्चन है, डैश कैन बी अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल रिएक्शन दैट मेक अस फील वरीड। डैश, ऑप्शन इधर हमें बताना है, एक शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है जो हमें चिंतित महसूस कराती है। क्या चीज़ है जो मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है जिससे हमें चिंतित महसूस कराती है? फूड, देखो स्ट्रेस, फूड, जॉब या फिर एक्शन। अब आप कहेंगे कि फूड यहाँ पर क्या है, फूड का यहाँ पर कोई काम नहीं है। जॉब की बात करेंगे तो जॉब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि जॉब में भी तो भैया थोड़ा सा होता है ना तनाव, स्ट्रेस होता है। अब भैया जॉब होगा नहीं, जब जॉब में स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस हमारे पास तो ऑप्शन पहले से ही है ना, ऑप्शन ए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तनाव जो है वो एक शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है जो हमें चिंतित महसूस कराती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्ट्रेस। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस कैन लीड टू लाइफ लॉन्ग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इशू। किस प्रकार का तनाव आजीवन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है? अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए, किस प्रकार का तनाव। अब तनाव के भी देखिए प्रकार होते हैं, ठीक है, आपने पहली बार सुना होगा कि तनाव के भी प्रकार होते हैं। किस तरीके के? देखिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म या फिर गुड स्ट्रेस। अब यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है तो गुड स्ट्रेस नहीं होगा। अब हमें ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्ट्रेस यहाँ पर होगा जो हमारे आजीवन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनेगा। तो आजीवन की यहाँ पर बात हो रही है, थोड़ा टाइम देते कि 1 साल 2 साल, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म बोल सकते हैं, या फिर 1-2 दिन का जो स्ट्रेस होगा, स्वास्थ्य समस्याएं होंगी वो शॉर्ट टर्म में आ जाएंगी, 1-2 महीने की होंगी वो मिड टर्म में आ जाएंगी। अब यहाँ पर आजीवन का बोल दिया है तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा, दीर्घकालिक तनाव ये हो जाएगा। जो दीर्घकालिक तनाव है वो आजीवन की यहाँ पर बात आई है तो दीर्घकालिक ही यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 1-2 दिन की बात होती थी वो शॉर्ट टर्म में, 1-2 महीने की बात होती थी वो मिड टर्म, या फिर 5-6 महीने मिड टर्म, लेकिन यहाँ पर आजीवन की बात हुई है तो लॉन्ग टर्म यहाँ पर राइट आंसर होगा। लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालिक तनाव जो होता है वो आजीवन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, डैश स्ट्रेस कैन मेक अस फील एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अपोजिट क्वेश्चन है, डैश तनाव हमें उत्साहित और प्रेरित महसूस करा सकता है। अरे भैया अब ये कौन सा तनाव है जो हमें उत्साहित यानी कि एक्साइटेड फील कराता है और मोटिवेटेड भी फील कराता है? अब ये कौन सा तनाव है? आप कहोगे देखो बुरा तो होगा नहीं। अब बुरा तनाव देखिए वो होता है जो हमें एकदम उससे बीमार हो जाए या फिर मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हो जाए तो वो बुरा तनाव होता है। लेकिन यहाँ पे उत्साहित और प्रेरित महसूस वाले ऐसा तनाव है जिससे हम उत्साहित और प्रेरित महसूस करते हैं तो वो एक गुड स्ट्रेस कहलाएगा। अब यहाँ पर समय की बात नहीं की है कि अल्पकालिक है या दीर्घकालिक है, राइट, आजीवन है या फिर 2-3 महीने के लिए, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों जो ऑप्शंस हैं वो नहीं होंगे, बुरा नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव में जा रहा है तो अच्छा होगा। कैसा तनाव होगा? गुड स्ट्रेस कैन मेक अस फील एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड। 14 नंबर क्वेश्चन है, टॉम फील वेरी टेंस्ड एंड स्कैर्ड, ही इज अनेबल टू कंसंट्रेट बिफोर हिज एग्जाम। कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, ही इज स्वेटिंग, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस इज दिस। टॉम बहुत तनावग्रस्त और डरा हुआ महसूस कर रहा है, वह अपनी परीक्षा से पहले ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है, उसे पसीना आ रहा है। ये कैसा तनाव है? आप इसे अपने आप में ले लो, टॉम की जगह आप अपने आप को ले लो। जैसे आपने पढ़ाई नहीं की है, आपका एग्ज़ाम है 8 अगस्त को, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्ज़ाम है 8 अगस्त को और आज है 7 अगस्त, राइट, आज है 7 अगस्त। तो 7 अगस्त को देखना बिल्कुल टॉम जैसी फीलिंग होगी आप लोगों को। अगर पढ़ाई आपने नहीं की है या फिर पहली बार क्लास को देख रहे हो और थोड़ा हल्के में ले रहे हो अपने इस ITI एग्ज़ाम को, ठीक है, मैंने क्या बोला है कि अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉपी टू कॉपी कर दे रहा है एग्ज़ाम में। अब उन्हीं क्वेश्चंस तो वही होते हैं, वही मेथड होता है,
राइट, वही मेथड होता है, वही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर देता है, उनको थोड़ा सा घुमा फिरा देता है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, इतना डिफरेंस है। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को भी, ऐसे क्वेश्चंस को भी नहीं पढ़ा है, तो फिर तो आपकी हालत बिल्कुल टॉम जैसी होगी, पसीना आएगा आपको, भैया कल एग्ज़ाम देना, कुछ पढ़ा नहीं है। राइट, तो बिल्कुल टॉम जैसी हालत होगी। तो टॉम की क्या हालत है, बहुत तनाव में है, डरा हुआ महसूस कर रहा है कि भैया अगर फेल हो गए तो मार पड़ेगी। ठीक है, वह अपनी परीक्षा से पहले ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है, उसे पसीना आ रहा है। ये किस तरीके का तनाव है, तो यहाँ पर तो देखिए तनावग्रस्त है और डरा हुआ है, तो यहाँ पे कोई अच्छा स्ट्रेस नहीं है, ये अच्छा स्ट्रेस नहीं है, ये बुरा स्ट्रेस है। ये बुरा स्ट्रेस है कि उसने देखो एक तो पढ़ाई नहीं की होगी, तभी वो तनाव फील कर रहा है, डरा हुआ है कि अब क्या होगा, हमने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पा रहा है, उसे पसीना आ रहा है। तो ये जो तनाव है ये बहुत बुरा तनाव है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन फोकस only on his work and does not get involved in workplace politics. He also makes sure he does not work after office hours. He makes time for his family. What is he doing? अर्जुन केवल 100% ले लो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, इतना बड़ा है। जो टाइप कर रहे होंगे क्वेश्चन, उन्होंने भी इसे टाइप नहीं किया होगा, मैंने पता नहीं क्यों कर दिया। मैंने देखा, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, कभी भी इतनी बड़ी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं आए एग्ज़ाम में, कभी भी इतने बड़ी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आए ही नहीं हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन सामने आया है, मैंने टाइप किया तो उसको पढ़ लेते हैं। अर्जुन केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कार्यस्थल की राजनीति में शामिल नहीं होते हैं। मतलब होता है ना कि कंपनी है कोई, वहाँ पर हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं, या फिर कॉलेज ही ले लो, कॉलेज में हम लोग तो क्लास लेते हैं, उसके बाद क्लास में तो ठीक है सब लोग अपना अपना बैठते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, क्लास के पहले, कॉलेज के पहले हम लोग एक कमेटी सी बनाते हैं। ठीक है, फिर एक दूसरे की चुगली करेंगे, उसने ये किया, उसने वो किया, ठीक है, उसने किसे क्या दिया, ये सारी चीज़ें राजनीति होती है। राइट, ठीक है, उसने इससे बात की, उसने उससे बात की, उसने तुमसे बात नहीं की, किस चीज़ से गुस्सा है, ये कुछ क्या है, ये सारी चीज़ें होती है, ये राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है यहाँ पे। तो जो अर्जुन है वो केवल अपने काम पर ध्यान देते हैं और कार्यस्थल पर या फिर कॉलेज पर अपनी जो लोगों की राजनीति उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ये जो अर्जुन है वो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि वे कार्यालय समय के बाद काम ना करें। भैया अर्जुन कितने सही तरीके से काम कर रहे हैं, देखो एक तो वे अपने काम पर ध्यान देते हैं और आसपास जो राजनीति होती है उससे मतलब नहीं रखते हैं। और जब ऑफिस का टाइम है, जैसे ले लो 6 से 5 है, तो 6 से 5 के बीच काम ही करेंगे, लेकिन 5 के बाद कोई भी ऑफिस का काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो वह अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं। भैया परिवार के लिए भी समय निकालते हैं, यानी कि पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा बैलेंस किए हैं अर्जुन। तो वह क्या कर रहे हैं, अब देखिए वे क्या कर रहे हैं, अब इतनी सारी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन अच्छा ही होगा। वर्किंग अलॉट, बहुत काम, भैया बहुत काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सीधे बोल दिया कि वे कार्यालय समय के बाद काम नहीं करते हैं, तो बहुत काम नहीं होगा। घर पर काम नहीं कर रहे हैं, या फिर नॉट वर्किंग एट होम, हाँ तो घर पर काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया है कि वे अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं, तो वे घर पर भी हैं। काम करना वो नहीं होता है कि घर पर काम करने जाके यानी कि खाना बनाना होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, वो यहाँ पर बात नहीं हो रही है। मेंटेनिंग गुड वर्क लाइफ बैलेंस या फिर हेल्पिंग सोसाइटी, यहाँ पर हेल्पिंग सोसाइटी कुछ बात ही नहीं हुई। मेंटेनिंग गुड वर्क लाइफ बैलेंस, मैंने बोला है ना कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस किए हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। बहुत सारे लोगों ने इसको स्किप कर दिया होगा यही सोच के कि मैम ने तो पहले ही बोल दिया कि ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आना ही नहीं है तो उस पर इतना ध्यान क्यों दें। चलिए आपकी मर्जी। 16 नंबर क्वेश्चन है, A dash is the first document an employer will look at when receiving the job application. डैश पहला दस्तावेज है जिसे नियोक्ता नौकरी आवेदन की समीक्षा करते समय देखेगा। जैसे आप इंटरव्यू देने गए, ठीक है, इंटरव्यू देने गए किसी भी जॉब में, होता है ना कि रोजगार मेला लगता है, ITA वालों के लिए मोस्टली रोजगार मेला लगता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक बनानी होगी फाइल जिसको कहते हैं रिज्यूमे जिसे कहते हैं, यानी कि बायोडेटा जिसे बोलते हैं। बायोडेटा में आपकी सारी चीज़ें होंगी। भैया आप कहीं पर नौकरी लेने जाओगे या फिर कोई भी रोजगार मेला होगा या फिर कोई भी इंटरव्यू होगा, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि जो
समीक्षा करने वाले हैं, जो आपका इंटरव्यू लेंगे या फिर जो आपको नौकरी देंगे, वो सबसे पहले आपका क्या देखेंगे, वो आपका रिज्यूमे देखेंगे। रिज्यूमे में क्या क्या शामिल होता है, बायोडाटा में क्या क्या शामिल होता है, आपकी क्वालिफिकेशन शामिल होती है, आपने कितना वर्क एक्सपीरियंस है, कितना आपने एक्सपीरियंस किया है उस क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें देखते हैं, राइट। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें आपके रिज्यूमे में होती हैं। तो जो रिज्यूमे होता है वो पहला दस्तावेज है जिसे नियोक्ता नौकरी आवेदन की समीक्षा करते समय देखेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, रिज्यूमे, बायोडाटा। और इसको हिंदी में डिट्टो गूगल ट्रांसलेट किया गया है, फिर से शुरू करना, बायोडाटा होगा या फिर रिज्यूमे होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ अ रिज्यूमे। बायोडाटा की प्रमुख तत्व क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया बायोडाटा में आपकी क्या क्या होनी चाहिए। जो आपका इंटरव्यू लेने वाले होंगे वो सबसे पहले आपका बायोडाटा ही देखेंगे, आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ आपका बायोडाटा देखेंगे, उसके बाद आपसे सवाल जवाब करेंगे। तो बायोडाटा के प्रमुख तत्व क्या क्या होते हैं, एक तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, करियर ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि करियर के क्या क्या उद्देश्य हैं आपकी क्या क्या एजुकेशन है, कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी, तो ये सारी चीज़ें बायोडाटा में होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। 80 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट स्किल नहीं है, कौन सा सॉफ्ट स्किल नहीं है, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, कारपेंटर स्किल या फिर गोल सेटिंग, लक्ष्य की स्थापना। अब सॉफ्ट स्किल यहाँ पर देखिए क्यों बोला गया कि टाइम मैनेज करना, ठीक है, टाइम को मैनेज करना ये सॉफ्ट स्किल में आ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल ये भी सॉफ्ट स्किल में आता है, और जो गोल सेटिंग है यानी कि लक्ष्य की स्थापना करना, लक्ष्य बनाना, ये भी सॉफ्ट स्किल में आता है। लेकिन जो कारपेंटर स्किल है, बढ़ई कौशल है, ये सॉफ्ट स्किल में नहीं आता, ये हार्ड स्किल में आता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कारपेंटर स्किल। 90 नंबर क्वेश्चन है, विमल वांटेड टू अपडेट हिज रिज्यूमे, विच ऑफ द फॉलोइंग ही शुड नॉट इंक्लूड इन हिज रिज्यूमे। विमल अपना बायोडाटा अपडेट करना चाहता था, उसे अपने बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं करना चाहिए। अब जैसे विमल है, उसने पहले अपना बायोडाटा बनाया होगा, ठीक है, फिर उसने क्या किया, फिर उसने ITI की। अब ITI को भी उसे ऐड करना है अपने बायोडाटा में, ITI का सर्टिफिकेट उसे ऐड करना है। तो उसने क्या किया, पूरी फाइल खोल कर रखी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फैला लिए और अच्छी तरीके से लगाने लगा। अब उसे फिर सोचना पड़ेगा कि उसे अपने बायोडाटा में क्या शामिल नहीं करना है। उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उसे सोचना है कि उसे बायोडाटा में क्या इंक्लूड नहीं करना है। सैलरी एक्सपेक्टेशन, नेम, क्वालिफिकेशन या फिर डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए, नेम तो इम्पॉर्टेंट है ही बायोडाटा में, क्वालिफिकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ भी इम्पॉर्टेंट है। जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है, बायोडाटा में कभी भी सैलरी नहीं बताई जाती है, ये इच्छा जाहिर नहीं की जाती है कि मुझे कितनी सैलरी चाहिए, ठीक है। जो इंटरव्यू वाले होते हैं या फिर जो रोज़गार देते हैं, वो खुद बताते हैं कि इतनी हम आपको सैलरी देंगे और आप इंटरव्यू में पास हो गए हैं, आप एलिजिबल हैं हमारी कंपनी के लिए, इतनी सैलरी मिलेगी। फिर वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको लेनी है इतनी सैलरी में नौकरी या फिर नहीं लेनी है। आपको खुद से नहीं बताना है कि हमें कितनी सैलरी चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा, वेतन आकांक्षाएं हमें शामिल नहीं करना है अपने बायोडाटा में। 20 नंबर क्वेश्चन है, हैरी हैज़ knowledge of circuits and wiring, he can apply as an dash in a company। हैरी को सर्किट और वायरिंग का ज्ञान है, वह किसी कंपनी में डैश के रूप में आवेदन कर सकता है। अब जो हैरी है उसको सर्किट और वायरिंग का बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञान है, सर्किट वही बिजली के तार वगैरह, राइट, उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञान है। वह किसी भी कंपनी में किसके रूप में आवेदन करेगा, अब उसे सर्किट और वायरिंग का ज्ञान है तो वो इलेक्ट्रीशियन के रूप में किसी भी कंपनी में आवेदन कर सकता है कि मैंने ITI की है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। भैया सबसे बेस्ट ट्रेड जो आपको दिख रही है सामने, ये 3 सबसे बेस्ट ट्रेड है ITI की, ये तो टॉप में आती हैं, टॉप 2 ट्रेड है ये। अगर कोई भी ITI, आप तो देखो ITI अब तो कर चुके हैं, राइट, कर चुके हैं या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर कोई भी फ्यूचर में आपके आसपास कोई भी ITI करे तो फिटर और इलेक्ट्रीशियन सबसे पहले प्राथमिकता दें, ये मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि फिटर इलेक्ट्रीशियन हर जगह से नौकरियां निकलती हैं, जब भी ITI की कोई भी वैकेंसी निकलेगी ये दोनों ट्रेड को तो होना ही होना है। कोपा तो भैया सालों से गायब है, कोपा तो दिख भी नहीं रही है, ठीक है। तो जो हैरी है उसको इलेक्ट्रीशियन के पद के रूप में आवेदन कर सकता है किसी भी कंपनी में। 21 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ चेकिंग इफ द कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर द जॉब। यह जांचने की औपचारिक प्रक्रिया है कि उम्मीदवार नौकरी के लिए उपयुक्त है या नहीं है।
अब कैसे जानेंगे कि जो उम्मीदवार है वो नौकरी के लिए उपयुक्त है या नहीं है? ऑप्शन पढ़े, इंटरव्यू, प्रैक्टिस, एग्जाम या फिर रीडिंग। तो जाहिर सी बात है हमारा जो ऑप्शन ए है, इंटरव्यू से हमें पता चलता है कि जो उम्मीदवार है वो हमारी नौकरी के लिए उपयुक्त है या नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इंटरव्यू। साक्षात्कार से पता चल जाता है, किसी भी स्टूडेंट का या फिर उम्मीदवार का हम साक्षात्कार लेते हैं तो पता चल जाता है कि ये इस बंदे में कितनी नॉलेज है, कितना ये चीज़ों को कर सकता है, कितना समझ सकता है, कितना आगे अपने आप को ले जा सकता है। तो इंटरव्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरव्यू स्किल? निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार कौशल नहीं है? साक्षात्कार कौशल नहीं है, ये ध्यान से समझिए। क्लियर कम्युनिकेशन, ये तो भैया है। पेंटिंग, एक्टिव लिसनिंग या फिर कॉन्फिडेंस। अब देखिए पेंटिंग यहाँ पर जो है वो साक्षात्कार स्किल नहीं है, ये स्किल है लेकिन इंटरव्यू स्किल नहीं है। समझ रहे हो? क्लियर कम्युनिकेशन भैया, साक्षात्कार में तो क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। एक्टिव लिसनिंग यानी कि सामने वाले जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उन्होंने क्या पूछा है, बाद में ऐसे नहीं कि सर मुझे सुनाई नहीं दिया था, ये नहीं मैंने कर पाया, इस वजह से मैं आंसर नहीं दे पाया। तो एक्टिव लिसनिंग, स्फूर्ति से सुनना बहुत ही ज़रूरी है इंटरव्यू में। और कॉन्फिडेंस तो होना ही होना चाहिए, भले ही कुछ ना आता हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी हैं इंटरव्यू स्किल के लिए। ठीक है, इंटरव्यू स्किल में ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, लेकिन जो पेंटिंग है वो इंटरव्यू स्किल नहीं है, स्किल है लेकिन इंटरव्यू स्किल नहीं है। पेंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड मैनर्स इन एन इंटरव्यू? साक्षात्कार में निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा व्यवहार है? अब अच्छे व्यवहार, देखो पॉजिटिव क्वेश्चन है ये, आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। साक्षात्कार में निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा व्यवहार है? नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, स्पीकिंग टू फास्ट, बीइंग ऑन टाइम या फिर गेटिंग इरिटेशन। अब देखिए बुरे की यहाँ पर देखिए नॉट नेगेटिव वाला आ गया। आँखों से संपर्क ना बनाना, आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा गलत। बहुत तेज बोलना, साउटली बोलना, तो ये भी हो जाएगा गलत। ठीक है, गेटिंग इरिटेशन, चिड़चिड़ा होना, भैया चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो, नौकरी तुम्हें पानी है। ठीक है, पैसे तुम्हें कमाने हैं, तुम नौकरी के लिए इधर आए हो, तो चिड़चिड़े तुम क्यों होगे। बीइंग ऑन टाइम यानी कि आपको जो समय दिया गया है कि आप इस समय पर अपना साक्षात्कार देने आए और आप उसी समय पर पहुंच गए, तो ये अच्छा व्यवहार है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, द इंटरव्यू आस्क्ड राहुल टू वेट फॉर अ फ्यू डेज, व्हाट कैन राहुल डू आफ्टर फ्यू डेज? इंटरव्यूअर ने राहुल को कुछ दिन इंतजार करने को कहा, कुछ दिन बाद राहुल को क्या करना चाहिए? मतलब इंटरव्यू हो गया है, ठीक है, इंटरव्यू हो गया है और इंटरव्यू वालों ने बोला है कि भैया हमें ना थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, तो आप कुछ दिन का इंतज़ार करें। ठीक है, अब राहुल है, उन्होंने कुछ दिन इंतज़ार किया लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया और राहुल को ये था कि भैया हमें बता दो नौकरी देनी है कि नहीं देखनी, नहीं तो हम दूसरी जगह ट्राई करें। तो राहुल का ये मानना है, तो अब राहुल को क्या करना चाहिए? फॉलो अप विद द एम्प्लॉयर ऑन फोन कॉल और ईमेल। फ़ोन कॉल या ईमेल पर नियोक्ता से संपर्क करें। गिव अप हिज होप, आशा ही छोड़ दें, या फिर नेवर कॉल, कभी कॉल ना करें, या फिर मीट हिज फ्रेंड, उसके दोस्तों से मिले, यानी कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके दोस्तों से मिले। तो ये जो तीन ऑप्शंस हैं ये कोई भी मीनिंग इनकी नहीं है कि आशा छोड़ दें, लेकिन राहुल तो यही सोच रहा है कि भैया हमें बता दो रिजल्ट, फिर हम अपना देखते हैं, ठीक है, दूसरी जगह देखेंगे। तो ये आंसर देखिए हमारा ये सही है, फॉलो अप विद द एम्प्लॉयर ऑन फोन कॉल और ईमेल, यानी कि जो कोई कंपनी होगी, ठीक है, कंपनी से ही कोई इंटरव्यू लेने वाले आए होंगे तो उस कंपनी को आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, भैया हमारा इंटरव्यू लिया गया और हमें पेंडिंग में रखा गया है, कुछ तो हमें जवाब दें। तो इस तरीके से ईमेल कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सीमा इज अटेंडिंग एन इंटरव्यू, व्हाट इज सी इज सपोज टू कैरी फॉर द इंटरव्यू? सीमा एक साक्षात्कार में भाग ले रही है, उसे साक्षात्कार के लिए क्या ले जाना चाहिए? हमने देखिए पढ़ा था कि जो हम जब भी साक्षात्कार में जाते हैं तो हमें साक्षात्कार में जाने से पहले क्या ले जाना चाहिए? ऑप्शंस हैं रिज्यूमे, सर्टिफिकेट्स, आईडी कार्ड्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। रिज्यूमे, सर्टिफिकेट्स, आईडी कार्ड्स और ऑल ऑफ द एबव, ये सभी जरूरी हैं। ठीक है, आप कहोगे रिज्यूमे में तो सब कुछ आता है,
ठीक है। रिज्यूमे में सब कुछ आता है, लेकिन अगर हम और ऑप्शन देखेंगे, सर्टिफिकेट्स, आईडी कार्ड्स, जो आईडी कार्ड्स मिलते हैं तो उनमें ये ले जाना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। 26 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल द इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट फ्रॉम द कैंडिडेट्स? साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवारों से निम्नलिखित में से क्या अपेक्षा करता है? जो साक्षात्कार लेते हैं, जो हम लोग होता है ना इंटरव्यू जो लेते हैं, इंटरव्यू लेने वाले कैंडिडेट से यानी कि हम लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बंदा कैसा होना चाहिए? गुड सॉफ्ट स्किल, कुकिंग स्किल, सिंगिंग स्किल या फिर पेंटिंग स्किल। तो क्या होना चाहिए? अच्छा सॉफ्ट स्किल होना चाहिए। और सॉफ्ट स्किल हमने पढ़ा है इसी क्लास में कि क्या क्या सॉफ्ट स्किल होने चाहिए। अगर किसी को याद है या फिर जो भी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझ रहा है, क्लासेस को अच्छे से पढ़ रहा है, समझ के क्वेश्चंस को पढ़ रहा है, तो वो हमें जरूर कमेंट करके कोई भी एक सॉफ्ट स्किल बता दे कमेंट करके, ठीक है। सॉफ्ट स्किल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जल्दी से हम ये सॉफ्ट स्किल वाला कौन कौन से सॉफ्ट स्किल होते हैं, जिसमें हमारा आंसर क्या था कि पेंटिंग जो है, हाँ कार पेंटिंग, ठीक है, कार पेंटिंग जो है वो सॉफ्ट स्किल नहीं है, आंसर ये था, ठीक है। और बाकी के जो ऑप्शन थे वो सॉफ्ट स्किल में थे। तो कोई भी एक सॉफ्ट स्किल हमें कमेंट्स करके बताएं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल फेसिंग एन इंटरव्यू? साक्षात्कार का सामना करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? साक्षात्कार है उसका सामना करना है हमें, तो निम्नलिखित में से हमें किससे बचना चाहिए? यूज़ मोबाइल्स, स्पीकिंग, लिसनिंग या फिर आंसरिंग क्वेश्चन। आप साक्षात्कार में तो जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है यूज़ मोबाइल्स, मोबाइल का प्रयोग। एक तो ये है कि साक्षात्कार में जब अंदर जाते हैं तो मोबाइल यूज़ नहीं करने देते हैं। आप कहोगे मैडम जी आप यूपीएससी लेवल का क्यों बता रहे हो, थोड़ा जो नॉर्मल लेवल में होता है वहाँ पे तो फ़ोन अलाउड होता है। हाँ होता है, जैसे रोजगार मेले में जाओ वहाँ पे तो भैया जेब में फ़ोन है और पीछे तो खाना वाना बैग में सब कुछ है और खड़े खड़े इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, अलग अलग तरीके से जगह जगह के हिसाब से, लेवल के हिसाब से होता है ना इंटरव्यू, लेवल के हिसाब से इंटरव्यू होता है। जैसे यूपीएससी की तो बात ही अलग है, उसका तो लेवल ही अलग है, और हमारी ये आईटीआई की रोजगार मेले की तो लेवल ही अलग है, सबका लेवल अलग अलग है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू हो तो वहाँ पर हमें किससे बचना चाहिए? मोबाइल का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अब इंटरव्यू में तो भैया बोलना भी ज़रूरी है कि अगर कोई सवाल पूछा है तो हमें बोलना पड़ेगा। अगर कोई भी हमें सजेशन दे रहा है कि हमने ये क्वेश्चन पूछा था, आपने इस तरीके से आंसर दिया, नहीं इस तरीके से नहीं, इसका आंसर आपको ऐसे देना था, तो हमें सुनना भी है, या फिर जो क्वेश्चन पूछ रहे उसको हमें सुनना है। तो आंसरिंग क्वेश्चन, सवालों का जवाब भी देना है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, यूज़ मोबाइल्स। 20 नंबर क्वेश्चन है, द इंटरव्यू इज अ डिस्कशन बिटवीन डैश एंड डैश फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। साक्षात्कार पारस्परिक लाभ के लिए डैश और डैश के बीच एक चर्चा होती है। अब साक्षात्कार देखिए किन लोगों के बीच होती है? साक्षात्कार कर्मचारी और नियोक्ता के बीच होती है। क्या होगा आंसर? साक्षात्कार देखिए एक होते हैं नियोक्ता, होता है ना कि कोई कंपनी है, कंपनी से कोई नियोक्ता आए हैं, नियुक्त करने आए हैं उम्मीदवार को, ठीक है, अपनी कंपनी के लिए एम्प्लॉय चुनने आए हैं, उसके लिए साक्षात्कार ले रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? जो साक्षात्कार होता है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच होता है, कर्मचारी और नियोक्ता के बीच साक्षात्कार होता है। 29 नंबर क्वेश्चन, नगमा गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, होम शुड सी मीट फॉर हर इंटरव्यू। नगमा इंटरव्यू के लिए जा रही है, उसे अपने साक्षात्कार के लिए किससे मिलना चाहिए? अब वो देखिए नगमा इंटरव्यू के लिए जा रही है तो साक्षात्कार के लिए वो किससे मिलेगी? जाहिर सी बात है साक्षात्कार के लिए वो एचआर मैनेजर से मिलेगी, मानव संसाधन प्रबंधक से मिलेगी, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड से तो मिलेगी नहीं, अजनबी से तो बात ही कोई सवाल ही नहीं उठता। सीईओ नहीं होगा, सीईओ वो होते हैं अलग है। जो एचआर मैनेजर होते हैं, जो प्रबंधन करते हैं, प्रबंधक होते हैं, वो उन्हीं का काम होता है किसको हटाना है कंपनी से, किसको लाना है। तो जो नगमा है उनको एचआर मैनेजर से मिलना होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, हीता डिड नॉट एंजॉय हर वर्क इन हर प्रीवियस कंपनी, सी इज गोइंग फॉर इंटरव्यू टू अनदर कंपनी, व्हाट शुड हीता नॉट डू। हिता को अपनी पिछली कंपनी में काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था, यानी कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था, जॉब सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिल रही थी। वह किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही है। हिता को क्या नहीं करना चाहिए? जैसे होता है ना कि कोई टीचर आते हैं पढ़ाने, ठीक है, कोई टीचर आए, आपने
आपको उन्होंने 6 महीने पढ़ाया, ठीक है, आपका पूरा ड्यूरेशन 1 साल का है, तो 6 महीने पढ़ाए, फिर दूसरे टीचर आ गए, ट्रांसफ़र हो गया, फिर कुछ भी हो गया हो तो दूसरे टीचर आ गए। तो बच्चों को भी क्या नहीं करना चाहिए कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि भैया वो मैडम थी वो अच्छा पढ़ाती थी, राइट, ये मैडम इतना अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, वो मैडम ज़्यादा अच्छे से पढ़ाती थी। या फिर मैडम जी, ये होता है ना बच्चे चूना ज़्यादा लगाते हैं, मैडम जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, वो जो पहले वाली मैडम थी वो इतना अच्छा नहीं पढ़ाती थी। इस तरीके से चीज़ें होती हैं, चाहे स्टूडेंट्स ले लो, चाहे होता है ना कि चाहे कोई किसी कहीं पर भी किसी भी एरिया में आप ले लो, कोई भी जगह ले लो, वहाँ पर ये कंपैरिजन तो होना ही होना है, राइट, होना ही होना है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो फिर हमारे कज़न्स जो होते हैं ना, उनमें कंपैरिजन होता है कि नहीं नहीं उनकी लड़की ठीक है, नहीं नहीं उनकी लड़की ठीक है ना, उनकी लड़की, अरे ये उसने ऐसा किया, अरे हाँ उसने ऐसा किया, ठीक है, वो होशियार है, वो इतनी होशियार नहीं है। तो ये कंपैरिजन्स होते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। वैसे ही हिता है, हिता को नहीं करना चाहिए ऐसा, क्या उसकी पिछली कंपनी के बारे में बुरी बातें, हिता को अपनी पिछली कंपनी के बारे में बुरी बातें नहीं करना चाहिए। अब वो पिछली कंपनी की बुरी बातें क्यों करेगी, क्योंकि उसको वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था काम करने में, तो काम करने में मज़ा नहीं आ रहा तो वो बुराई ही करेगी ना, तो हिता को नहीं करना चाहिए ऐसा। 31 नंबर क्वेश्चन है, मॉक इंटरव्यू इज़ यूजफुल फॉर, जो मॉक इंटरव्यू हैं वो किसके लिए उपयोगी हैं? जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, या फिर सब लोग बोलते हैं ना कि कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाओ, या फिर किसी भी, जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है तो बोलते हैं कि मॉक पेपर लगाओ, मॉक पेपर लगाओ, राइट, मॉक सेट लगाओ, प्रैक्टिस करो। तो ये किसके लिए होते हैं? प्रैक्टिस के लिए ही तो होते हैं। मॉक सेट बनाए जाते हैं, राइट, कि आपके परीक्षा से पहले आपको उसी तरीके का इंटरफेस दे दिया जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, टाइमिंग चल रही होगी कि आप अभी से अपनी तैयारी देख लो कि आप कितने क्वेश्चन में कितने सही कर रहे हो, टाइम पर सही कर रहे हो, अपनी टाइमिंग फिट कर लो, राइट, उतनी अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड बढ़ा लो। तो ये मॉक में होता है, ठीक है। वैसे ही मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए बहुत ही उपयोगी है कि हमसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट, पहले से ही कुछ वीडियोस देख ले कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने मिनट में, इतने मिनट का होता है और इतने मिनट में आपको भी अपने बारे में बताना है और जल्दी जल्दी आंसर देने हैं, मतलब इतनी जल्दी नहीं कि बिल्कुल जल्दी, नॉर्मल तरीके से आंसर देने हैं और इस तरीके से इंटरव्यू देना है कि टाइम पर आपका कंप्लीट हो। इंटरव्यू लेने वाला भी आपका जो इंटरव्यू है वो टाइम से ले ले आपसे, वो अपने हिसाब से सारे क्वेश्चंस पूछ ले। तो मॉक इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, द मेन पर्पज़ ऑफ मॉक इंटरव्यू इज़ टू गिव। मॉक इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉक इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अब देखो, मॉक इंटरव्यू या फिर मॉक सेट हम लोग एग्ज़ाम के लिए लगाते हैं या फिर पेपर सॉल्व करते हैं मॉक के लिए, तो हमें क्या पता चलता है, हमें फीडबैक मिलता है कि भैया हमारा जो एग्ज़ाम है, हमने जो मॉक दिया है एग्ज़ाम में तो ऐसा ही होगा भैया। मॉक में क्या होता है, सेम टू सेम वही चीज़ होती है, मतलब क्वेश्चन सेम नहीं होते हैं, उसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन का लेवल वही होता है, टाइमिंग वैसी ही चल रही होती है जैसे आपके एग्ज़ाम में चलेगी। तो मॉक से हमें फीडबैक मिल जाता है कि भैया हमने ना टाइम ज़्यादा लिया है, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लिया और क्वेश्चन कम सॉल्व कर पाए हैं। 100 में से हमने तो 60 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, 40 छूट गए, तो टाइम को मैनेज भी कर सकते हैं। तो इससे हमें फीडबैक मिलता है, मॉक इंटरव्यू या फिर मॉक टेस्ट देने से फीडबैक मिलता है कि कितने समय में हमें कितना किस तरीके से जवाब देना है इंटरव्यू में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अ मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? हमने लाभ तो देखो बहुत सारे देख लिए हैं कि बोलना सीख लेते हैं, कपड़े पहनना सीखना, मतलब होता है ना कि पहले से ही ड्रेसअप करके देख लो कि किस तरीके से हमें पहनना है, कैसे लगेंगे, तो ड्रेसअप करके देख लेते हैं। उचित शारीरिक भाषा का प्रयोग करना, ठीक है, शारीरिक भाषा कैसी होता है ना कि कोई कोई पैर एकदम चलाने लगते हैं, कोई कोई हाथ ऐसे ऐसे ज़्यादा चलाते हैं, हैंड मूवमेंट ज़्यादा होती है, या फिर केवल नीचे देख कर बात करते हैं, या फिर ऊपर देख के बातें, आँखें होती है ना टांग लेते हैं ऐसे ऊपर करके, जैसे आंसर ऊपर लिखा होता है, राइट। तो इस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखना है कि किस तरीके से हमें बैठना है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से आंसर देना है। तो यूजिंग प्रॉपर्ली बॉडी लैंग्वेज, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। 34 नंबर क्वेश्चन है, गीता वांट टू टेक अ मॉक इंटरव्यू बिफोर अटेंडिंग द रियल वन।
Whom do you think she must choose as an interviewer? गीता वास्तविक साक्षात्कार में भाग लेने से पहले एक नकली साक्षात्कार देना चाहती है, वही मॉक है, ठीक है। तो आपके अनुसार हमें बताना है, आपके अनुसार साक्षात्कार के रूप में उसे किसे चुनना चाहिए। मतलब भाई साक्षात्कार के लिए एक वो होगा ना, नकली साक्षात्कार देना चाह रही है तो साक्षात्कार लेने वाला भी तो होना चाहिए, तो उसे किसे चुनना चाहिए। एक अजनबी, एक वरिष्ठ, छोटी बहन या फिर दुकानदार। भैया छोटी बहन को तो लेना नहीं, ठीक है, छोटी बहन को लेना ही नहीं। भैया मेरी छोटी बहन नहीं है लेकिन मैं तो हूँ छोटी बहन, मैं अपने भाइयों को हूँ। जैसे भैया मेरे को बोलते हैं कि अच्छा तू ये हेल्प करा दे, तो मैं इतना परेशान करती हूँ, बहुत परेशान करती हूँ उनको। तो रिश्तेदारों को तो लेना ही नहीं, मतलब जो अपने होते हैं, घर के होते हैं, घर को तो लेना ही नहीं। कुछ किन्हीं उनको लो जो उसमें पारंगत हो, जिनका वो क्षेत्र हो। जैसे अपने सीनियर को ले लो, राइट, आपके सीनियर किसी को ले लो तो वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, किस तरीके से आपको बोलना है, वो टोक भी सकते हैं, ठीक है। अपने घर में किसी को लोगे तो वो कहेंगे हाँ तू ऐसे क्यों बैठी है, ऐसे बात क्यों कर रही है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो देखो हर सीनियर, गीता को अपने सीनियर को लेना चाहिए कि आप मेरे सामने बैठो, आप मेरा इंटरव्यू लो, ठीक है, कल मेरा इंटरव्यू है, आज आप मेरा इंटरव्यू लो और मुझे बताओ कि मैंने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो उसे अपने सीनियर को लेना चाहिए। अजनबी की तो बात ही नहीं हो रही है। एंड शॉपकीपर भैया कहाँ से आ गया, भैया कोई जानकारी ही नहीं है अगर शॉपकीपर को, तो वो क्यों लेगा, ठीक है। शॉपकीपर यहाँ पर नहीं होगा, स्ट्रेंजर नहीं होगा, और यंगर सिस्टर तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हर सीनियर, उसके वरिष्ठ को उसे चुनना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, कीथ recorded his interview as a video to understand his performance. This is also one of the method to receive. कीथ ने अपने प्रदर्शन को समझने के लिए अपने साक्षात्कार को एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया। यह डैश भी प्राप्त करने का एक तरीका है। अब देखिए कीथ जो है वो अपने आप को समझना चाहती कि मैं आखिर दिखूंगी कैसे, ठीक है। उसने क्या किया, कैमरा लिया, ठीक है, अपने वरिष्ठ को बैठाया इंटरव्यूअर की जगह, साक्षात्कार लेने वाले की जगह, और खुद बैठ गई कहाँ पर, उम्मीदवार की जगह, और कैमरा रख दिया। इंटरव्यू हुआ, ठीक है, उसने अच्छे से इंटरव्यू दिया। लेकिन बाद में जो उसने रिकॉर्डिंग की थी, बाद में उसने उस रिकॉर्डिंग को भी देखा। भाई अपने वरिष्ठ से तो फीडबैक लिया ही, वरिष्ठ ने कैसा फीडबैक दिया, उसने तो जान लिया कि हाँ हमें यहाँ पर कमी दिख रही है, ये सही करना है। वरिष्ठ ने, जो सीनियर थे, उन्होंने बता दिया कि तुम्हारी यहाँ कमी थी, ये ठीक है। लेकिन उसने वीडियो भी देखी कि मुझे उसे कमी जो लगी है वीडियो देखकर कि हाँ भैया हमने वीडियो देखी है, अब मुझे यहाँ पर कमी लगी, मुझे ये खुद से ठीक करना होगा, ठीक है। तो एक फीडबैक के लिए भी कीथ ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया अपने इंटरव्यू का, किसके लिए, फीडबैक लेने के लिए, राइट। जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब मैं रिकॉर्ड करती थी, मतलब अपलोड नहीं करती थी चैनल पर, मैं अपने आप को बस रिकॉर्ड करती थी, बोर्ड पर बोलती थी। बोलने का तरीका होता है, तो मैं बोलती थी, रिकॉर्ड करती थी, फिर अपने आप को देखती थी कि हाँ किस तरीके से मुझे हैंड मूवमेंट मेरा ज़्यादा होता था, तो वो अब बहुत कम हो गया है। तो इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके हम अपने आप को भी समझ सकते हैं, दूसरों से तो समझ ही जाएंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, कि यहाँ पर कमी है, ठीक है। हम अपने आप को भी देख सकते हैं, अपने आप को भी समझ सकते हैं कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर सही है। तो फीडबैक लेने का एक ये भी अच्छा तरीका है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसी के साथ हमारा जो क्लास है, क्लास नंबर 20, वो कंप्लीट होता है। क्लास नंबर 21 के साथ हमारा जो गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप का टॉपिक है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस है वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। दैट्स इट, आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, ख़त्म हो गया है आपका सिलेबस, अभी हुआ नहीं है। क्लास नंबर 21 के साथ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नेमी बेस्ड क्वेश्चन है जो भी भारत स्किल प्रोवाइड कराता है, जिससे वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनाते हैं, एग्ज़ाम पेपर बनाते हैं, वही क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं अकॉर्डिंग टू भारत स्किल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रही हो, अगर आप पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लें। रिवीजन भी आप लोगों को करना है। कोपा की क्लासेस भी हो रही हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी, 2 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद कोपा का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी है, जो भी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, फिर पीडीएफ लेना चाहते हैं वो मेंबरशिप ले सकते हैं। 29 की मेंबरशिप है और मैं पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ। कोपा की भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा चुकी हूँ, 250 क्वेश्चन की, और भी मैं रेडी कर रही हूँ, जल्दी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, कोपा की भी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी, सभी की सभी क्लासेस
आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख लें।